नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड, उसमें हमने पढ़ा था कि जो उत्क्रमणीय स्थिति व समतापी स्थिति में जो वर्क होता है वो मैक्सिमम वर्क होता है, जो किया गया कार्य होता है वो अधिकतम कार्य होता है। अधिकतम कार्य की गणना करने के लिए हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है? एक तो लेनी है उत्क्रमणीयता और एक समतापी अवस्था। तो आपकी टॉपिक में क्वेश्चन आता है कि समतापी व उत्क्रमणीय अवस्था में अधिकतम कार्य की गणना करो, या फिर पूछ सकता है आपको वो सूत्र दे दे और उसको पूछ ले कि इसको व्युत्पन्न करो। तो कैसे पूछ सकता है? तो आपने वो सूत्र व्युत्पन्न कर लिया था। सूत्र क्या था कि W मैक्सिमम, या बोल सकते हो W रिवर्जेबल प्रोसेस वाला, क्योंकि उत्क्रमणीय स्थिति में जो कार्य होता है वो मैक्सिमम ही होता है। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये हमने डेरिवेट कर लिया था, ठीक है। ओके, यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे मोलों की संख्या क्या है? n आदर्श गैस के मोलों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे r क्या है? स्थिरांक है, गैस स्थिरांक। जिसका मान है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। T क्या है? यहाँ पे ताप है, टेम्परेचर इन केल्विन में। किस में लेना आपको? केल्विन में। केल्विन का मतलब के, केल्विन में, ठीक है। केल्विन में लेने के लिए अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या जोड़ोगे आप? 273। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी वैल्यूज आपको दे दी जाएगी, आप इससे न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ग्राफ भी कर लिया था, तो इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसके बाद भी हम देखेंगे संपीड़न, कार्य, ठीक है। संपीड़न कार्य क्या होगा? देखो, संपीड़न का मतलब है कि जब गैस को क्या करे? कंप्रेस करवाया जाए, अर्थात पिस्टन का दाब क्या कर दे? अधिक, और गैस का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गैस के दाब की तुलना में जो पिस्टन पे जो दाब लगता है उसका मान अगर हम क्या कर दे? अनंत सूक्ष्म अधिक कर दे, तो पिस्टन क्या करेगा? गैस को कंप्रेस करेगा, अर्थात उसका आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि उत्क्रमणीय वह समतापी अवस्था में प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म अधिक कर दिया जाए तो गैस संपीड़ित होने लगती है, जिससे गैस का आयतन V1 से
घटकर V2 हो जाता है। इस दौरान आयतन में परिवर्तन का मतलब डेल V, मतलब V2 में से V1 को घटाना, डेल V, ऋणात्मक डेल V। इस दौरान आयतन में परिवर्तन का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः कार्य धनात्मक प्राप्त होगा, जो कि न्यूनतम होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था W रिवर्जेबल प्रोसेस -2.30 nRT log V2 अपॉन V1, ये पढ़ा था आपने। प्रसार की स्थिति में अगर हम क्या कर दे, संपीड़न कर दे, गैस को संपीड़ित कर दे, तो V1 से घटकर V2, मतलब यहाँ पे V2 क्या होगा, कम, V1 क्या होगा, ज्यादा। V2 कम, V1 ज्यादा, तो V2 माइनस V1 बराबर डेल V। क्या आएगा बताओ, ये कम है और ये ज्यादा है, ज्यादा वाला माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी। अर्थात आयतन में जो परिवर्तन का मान है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा कार्य ऋणात्मक, पहले से नेगेटिव है और आयतन में परिवर्तन का मान भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस स्थिति में जो कार्य होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट उस उत्तर से हम कर सकते हैं W मिनिमम इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, ये हो गया W मिनिमम इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये हो गया। ये आपका मिनिमम कार्य है, ओके, संपीड़ित अवस्था में। ठीक है, ये दोनों आपको साथ साथ करने हैं, इसमें कुछ नहीं है ज्यादातर। ठीक है, अब हम ग्राफ देख लेते हैं। अधिकतम कार्य प्राप्ति का आरेख, ठीक है, जिसको हम पीवी आरेख भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम कार्य W मैक्सिमम इक्वल टू W रिवर्जेबल इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, यह है। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि W मैक्सिमम इक्वल टू W रिवर्जेबल -2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ये भी हमने डेरिवेट किया था। ठीक है, दोनों ही हैं फॉर्मूले। दाब दिया जाएगा, दाब में परिवर्तन होगा तो ये लेंगे, आयतन में परिवर्तन होगा तो ये लेंगे। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे कभी। ठीक है, अब देखो आरेख, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। ठीक है, कोई समस्या, ओके। अब देखो, नॉर्मली रूप से आपने पढ़ा होगा कि जब दाब में क्या की जाए, कमी की जाती है। जब दाब में, यहाँ पे दाब, ये कौन सा ये दाब है, ये पी एक्सटर्नल दाब है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधी दाब। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरोधी दाब है।
ठीक है, जिसे आपने पढ़ा होगा ये पिस्टन वाला। ये गैस भरी हुई इसमें, ये दाब है P एक्सटर्नल और ये गैस का दाब है P। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये नीचे जाएगा, तो आयतन क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, आयतन कम होगा। तो इसको बढ़ाऊंगा तो आयतन कम होगा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, कम कर दूं, इसको कम कर दूं तो ऊपर जाएगा, आयतन बढ़ेगा। तो मैं इसको कम करूंगा, ऐसे कम हो रहा है ना, ये दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो आयतन क्या होगा, ये कम होगा तो आयतन, ये कम हो गया तो ये फैलेगी, ये ऊपर जाएगा पिस्टन, गैस का आयतन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये आयतन बढ़ता जाएगा। तो आरे कैसे आएगा, जैसे प्रारंभ में यहाँ पे था, तो जैसे जैसे कम होगा आयतन भी बढ़ता जाएगा। ये आयतन बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये आयतन हो गया। अब ये प्रारंभ में यहाँ था, इसका दाब P1 था, आयतन V1 है। इसको ऐसे कैसे मिला दो, आयतन क्या है इस स्थिति में, V1 है ना। लास्ट में हम देख लेते हैं, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक देख लिया है ना। यहाँ पे इस बिंदु पे आ गया अपन, इस बिंदु पे आयतन V2, दाब P2, ओके, यहाँ पे आ गया V2, ठीक है। तो इसको मिला दो ऐसे कैसे, ठीक है, इसको मिला दिया ऐसे कैसे, ठीक है। तो यहां से धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, तो ये आ गया, इस स्थिति पे आ गया, फिर और परिवर्तन करें ऐसे ऐसे धीरे धीरे, है ना। तो जो क्रम धीरे धीरे चलता है वो क्या होता है, आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। और उत्क्रमणीय प्रक्रम में या उत्क्रमणीय स्थिति में जो हम कार्य होगा, जो गैस के द्वारा किया गया कार्य होगा, वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम। तो इसको मैं एक छायांकित क्षेत्र से डिनोट कर देता हूँ, इसको ऐसे, ये पहले बता दिया है मैंने। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया अधिकतम प्रसार कार्य, अधिकतम प्रसार कार्य का पीवी आरेख, ठीक है। तो ये आरेख हो गया आपका, ये आरेख बनाना है आपको, ठीक है। कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर देते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो इसके ऊपर आधारित होता है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बाकी आप करते रहना। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक आदर्श गैस उत्क्रमणीय व समतापी अवस्था में एक समतापी अवस्था में प्रसारित
होकर 2.46 लीटर से 24.6 लीटर हो जाती है। समतापी अवस्था में आयतन 2.46 लीटर से 24.6 लीटर हो जाता है। अतः चूंकि आदर्श गैस की मात्रा 1 मोल है, क्या है? 1 मोल है। अतः अधिकतम कार्य या उत्क्रमणीय व समतापी अवस्था में प्रसार कार्य की गणना करो। प्रसार कार्य की गणना करो। इसमें आपको दे रखा होगा, आर वैल्यूज दे रखी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये देगा भी नहीं, तो आपको याद रखना है ये चीजें। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके चूंकि हम जानते हैं कि W मैक्सिमम कौन सी स्थिति है? उत्क्रमणीय। ये ध्यान रखना है, तो ये लेना है W मैक्सिमम। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रसार हो रहा है। तो W मैक्सिमम बराबर -2.303 nRT log V2/V1। ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, ओके। हम बात करेंगे n बराबर क्या है यहाँ पे? n का मतलब जो आदर्श गैस है इसके मोल कितने हैं? तो यहाँ पे दे रखा है 1 मोल। तो यहाँ पे n का मान क्या हो गया? 1। और r वैल्यूज क्या दे रखी है यहाँ पे? r वैल्यूज क्या दे रखी है बताओ? r वैल्यूज दे रखी है इसमें 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और T क्या दे रखा है इसमें? T दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या जोड़ोगे आप? 273 प्लस कर दो, कितना हो गया? 298। ये हुआ ना? 300 हो गया, 300। ठीक है, 300 हो गए। 300 केल्विन। टेम्परेचर क्या करना है? केल्विन में लेना है। 27 प्लस 273 300 केल्विन हो गया। ओके, और कुछ बाकी यहाँ पे V2 कितना है? V2 बराबर अंतिम आयतन। V2 अंतिम है, प्रारंभिक है। तो यहाँ पे क्या लैंग्वेज है? 2.46 से 24.46 हो जाता है। तो पहले ये था, बाद में ये है। तो पहले वाला कौन सा है? V1। बाद वाला क्या है? V2। तो 24.6 लीटर। और ये आ जाएगा V1 कितना होगा? V1 बराबर हो जाएगा 2.46 लीटर। ठीक है, ये वैल्यूज है। तो मैं इधर कर देता हूं इसको इस तरीके से। समीकरण 1 में उपरोक्त मान रखने पर रख दिया।
चलो रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा W मैक्सिमम इक्वल टू माइनस 2.303, n का मान कितना है 1, r का मान कितना है इंटू 8.314 इंटू t का मान कितना है, t का मान कितना आ गया 300 log V2 कितना है, V2 है 24.6 और V1 का मान है 2.46, ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो W मैक्सिमम इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पे आ जाएगा 2.303 इंटू 1 गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आ जाएगा 1 इंटू 8.314 इंटू 300, यह आ जाएगा log 10। चूंकि log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। log 10 आ गया ना, ये आ गया, पॉइंट हटा दो तो ऊपर कितने 2 0, ये हटा दो नीचे 1 0, तो क्या बचेगा ऊपर 10 नीचे 1 बचेगा। ठीक है, ये बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इन 24.46 की 24.6 के बट 24.6 डिवाइडेड बाई 2.46 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो log 10 का मान 1 हो गया। इसको ऐसे लिख देते हैं, W मैक्सिमम इक्वल टू, माइनस लगा दो, इसके माइनस आएगा ना, माइनस 2.303, यह आ जाएगा ऐसे कैसे इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू log 10 का मान 1। तो इसका सॉल्यूशन आ गया W मैक्सिमम, कैलकुलेट कर लेना चाहे तो माइनस, यह आ जाएगा 16,357 जूल प्रति मोल। ठीक है, इतना आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पे इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, इससे गुणा करके तो ये ली जाएगी 5744.14 जूल प्रति मोल। जूल भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी प्रति मोल के हिसाब से आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वैसे कार्य में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रसार कार्य, और जो अधिकतम मैक्सिमम वर्क है उसकी बात करेंगे तो उसका डेरिवेशन पूछ सकता है और उसके आधार पर एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे उष्मा की अवधारणा, उष्मा की अवधारणा। ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन। उष्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, है ना। वैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि जो उष्मा है वो क्या है, एक उष्मा क्या है बताओ। उष्मा एक पत्यफलन है। क्या है? पत्यफलन है।
क्या है? पथ फलन है, अवस्था फलन नहीं होता है। ठीक है, ऊष्मा एक पथ फलन है, अवस्था फलन नहीं। नेक्स्ट, अवस्था परिवर्तन। जैसे ही तंत्र अपनी अवस्था चेंज करेगा, एक अवस्था से दूसरे में जाएगा, वो अवस्था परिवर्तन हो गया। तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के दौरान तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के दौरान ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है। मतलब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो ऊष्मा अवशोषित करेगा या ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। ठीक है, यदि ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होती है, या ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है तो तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है। मतलब कि जैसे माना कि मैं तंत्र हूं, अगर मैं ऊष्मा का अवशोषण करूंगा तो मेरी ऊर्जा में क्या आएगी? वृद्धि होगी। और अगर मैं ऊर्जा रिलीज करूंगा तो मेरी ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यहाँ पे ऊर्जा में जो कमी आती है वो एक प्रकार से ऊष्मा के कारण आती है। तो हम नॉर्मली रूप से ये बोल सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा की फॉर्म नहीं होती है, बल्कि एक ऊर्जा को एक्सचेंज करने का वे होता है, ऊर्जा को विनिमय करने यानी कि किसी दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करने का एक मार्ग होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ऊष्मा हम क्या नहीं बोल सकते, इसको ऊर्जा की फॉर्म, ऊर्जा का रूप नहीं बोल सकते, बल्कि क्या बोल सकते इसको कि एक मार्ग होता है जिसके द्वारा हम ऊर्जा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है ऊष्मा आपकी। ठीक है, ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का मार्ग होता है। ठीक है, ओके। चक्रीय प्रक्रम में ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हो आप। चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा का मान 0 नहीं होता है, क्योंकि ऊष्मा एक पथ फलन है।
क्या है, पथ फलन है। मतलब जैसे कोई तंत्र है ए अवस्था से बी में जा रहा है और बी से वापस ए में आ गया, तो ये क्या हो गया, एक चक्रीय प्रक्रम। तो यहाँ पे जो ऊष्मा है, जो ऊष्मा है, अवस्था चेंज हो रही है तो ऊष्मा रिलीज होगी या फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी। तो इस दौरान जो ऊष्मा है वो केवल मार्ग पर डिपेंड करती है, इसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस स्थिति में ये जो चक्रीय प्रक्रम है, इसी स्थिति में कुछ ऊष्मा अवशोषित होगी, कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होगी। इसका मतलब ऊष्मा का योगदान रहेगा, ऊष्मा का मान शून्य नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना कि मैंने पहले बताया था कि जो पथ फलन होते हैं, जो केवल पथ पे डिपेंड करते हैं, अवस्थाओं पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो पथ फलन कहलाते हैं। और यहाँ पे पथ फलन एक तो कार्य होता है और एक ऊष्मा होती है, और उस पथ फलन का मान चक्रीय प्रक्रम में शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। जैसे आप देख लो कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और यहां से यहां आ गया और फिर यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो पहले यहां पे था, अब यहाँ पे है। नॉर्मली रूप से आप देख लो तो इसने कुछ ना दूरी तो तय की है ना, कुछ तो दूरी तय की है ना। यहाँ से आया 5 किलोमीटर यहाँ गया, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ गया, तो दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी शून्य नहीं होगी, बल्कि क्या शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा। क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। तो दूरी और विस्थापन दो अलग अलग चीजें हैं। विस्थापन डिपेंड करता अवस्था, प्रारंभ में कहाँ था और अंत में कहाँ था, उस पर डिपेंड करता है। और दूरी भाई कितनी दूर चला, चाहे वो वापस वहीं आ जाए, दूर कितना चला है वो देखते हैं। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं कि जो पथ फलन होता है कि कितना पथ तय किया इसने, उस पर डिपेंड करती है ऊष्मा और कार्य। और अवस्था फलन वो होते हैं कि प्रारंभ में कहाँ था और अंत में कहाँ था, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रीय प्रक्रम में जो ऊष्मा है उसका मान क्या होगा, जैसे माना कि ऊष्मा क्या है यहाँ पे, ये हो गया चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, इसमें चक्रीय प्रक्रम को ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे dq अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा, इसका मान 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। ओके। अब जैसे यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है, उसमें दो पार्ट है, एक तो हो गया आपका सिस्टम और एक हो गया सराउंडिंग। दो ही पार्ट हैं फिजिकल, ये थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, उष्मागतिकी के अनुसार ब्रह्मांड में दो ही पार्ट होते हैं, एक तो सिस्टम होता है और एक सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग, जैसे पहले बताया था मैंने, ये इसको ऐसे कर लो, ये तो आपका तंत्र हो गया जिसका हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। और इसका जो बाहरी भाग है, जो भी बच गया, जिसमें हम भी आ गए, ये कमरा भी आ गया, सब आ गए, तुम भी आ गए, सारे आ गए, वो हो गया आपका सराउंडिंग, मतलब पारिपार्श्विक भाग। पारिपार्श्विक भाग ये आ गया। ये दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे। अगर इसमें एनर्जी, अगर क्या है कि अगर तंत्र क्या हो, उष्मा शोषी हो, तो परिवेश से क्या होगा, उष्मा लेगा, ठीक है। क्या होगा, उष्मा लेगा, है ना। तो यहाँ पे
हीट एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यदि तंत्र ऊष्माशोषी हो तो परिवेश से या पारिपार्श्विक भाग से ऊष्मा लेगा, या यदि तंत्र ऊष्मा क्षेपी है तो तंत्र अतिरिक्त ऊष्मा को पारिपार्श्विक भाग को दे देगा। ठीक है, तो ये है आपकी ऊष्मा। इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बाई चांस आ जाए तो आ जाए, नहीं लेकिन आज तक आया भी नहीं है, कुछ आने का वैसे सिलेबस के अंदर है ये। वैसे टॉपिक आपका कि जो हीट कॉन्सेप्ट है, ऊष्मा की अवधारणा है, उसके बारे में, मतलब एक प्रकार से ऊष्मा के बारे में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हीट कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कि ऊष्मा की अवधारणा क्या होती है, ये आप कंफर्म कर चुके हो कि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा किस रूप में होती है, ठीक है। अगर तंत्र ऊष्माशोषी हो तो क्या होगा, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी हो तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई आपकी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऊष्मा क्या होती है, पथ फलन होती है, अवस्था फलन नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।